नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम जो संज्ञा टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और संज्ञा को एक ट्रिक के साथ में इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं कि चाहे किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, संज्ञा से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इस संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव दशा अवस्था आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव दशा अवस्था आदि के नाम का, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का, या फिर व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण भाव है, दशा है, उनकी अवस्था है, आदि के नाम का बोध यानी ज्ञान, इन सब के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें सारे शब्दों को किस नाम से पुकारते हैं? संज्ञा कहते हैं, यानी संज्ञा के नाम से पुकारते हैं। जैसे व्यक्ति की बात करें तो राम है, श्याम है। वस्तु की बात करें, कुर्सी है, पुस्तक है, या फिर टेबल है। स्थान की बात करें तो जैसे सीकर है या फिर राजस्थान है। गुण भाव दशा अवस्था की बात करें तो जैसे बचपन है, अपनापन है। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव दशा अवस्था आदि के नाम का क्या करवाए? हमें बोध करवा रहे, आदि के नाम का हमें ज्ञान करवा रहे। तो इन ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के अंतर्गत हमें इन सभी प्रकार की स्थितियों के जो नाम है, केवल और केवल इस नाम शब्द को याद रखना है कि इन सब की व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव दशा अवस्था आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद के बारे में बात करें तो संज्ञा के मुख्य भेद, यहां पर हमें दो प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा के मुख्य भेद। ठीक है, संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद माने जाते हैं। कितने भेद? तीन भेद माने जाते हैं, जिसमें पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। कि संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। तो ये तो संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद माने जाते हैं। तो हमें सीधा सा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद ही होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हमें दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? कुल भेद, तो संज्ञा के कुल 5 भेद माने जाते हैं। कि 2 भेद और होते हैं, उन दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा के अन्य भेद कह सकते हैं या फिर संज्ञा के कुल भेद कह सकते हैं।
तो जातिवाचक संज्ञा के दो अन्य भेद होते हैं, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। समूह या समुदायवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा की जब प्रश्न पूछा जाता है इनसे संबंधित कोई समुदायवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा के संबंध में कोई उदाहरण दे दिया जाता है, और उदाहरण देने के बाद में दोनों ही जो विकल्प है वो प्रश्न में नहीं होते, तब इन समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होते हैं इन सब में जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाती है। तो इस जातिवाचक संज्ञा के अन्य दो भेद भी माने जा सकते हैं या फिर संज्ञा के कुल भेद भी माने जा सकते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो हमें ये पूछ सकता है कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो हमें याद रखना है कि संज्ञा के मुख्य रूप से तीन ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा कुल भेद की बात करें तो कुल भेद 5 यानी 2 भेद और होते हैं। या फिर हमें ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि जातिवाचक संज्ञा के अन्य कुल कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद माने जाते हैं, समूह या समुदायवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, और संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 3 भेद माने जाते हैं। एक बार फिर से बात करें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम का, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, या फिर व्यक्ति, वस्तु, स्थान की गुण है, उसके भाव है, उसके दशा है और उसकी अवस्था है आदि के नाम का बोध यानी ज्ञान, आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति की बात करें तो राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, बबीता। या फिर वस्तु की बात करें तो कुर्सी है, पुस्तक है, टेबल है, मार्कर है, पेन है, ये सारी वस्तु के अंतर्गत आते हैं। फिर स्थान है, सिक्कर है, राजस्थान है, बचपन है, अपनापन है, ये जो सारी स्थितियां हैं ये इनके नाम का बोध करवा रही है, तब इन्हें क्या माना जाता है, संज्ञा माना जाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा के कुल भेद की बात करें तो संज्ञा के कुल भेद 5 माने जाते हैं। तो 2 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं और संज्ञा के कुल 5 भेद माने जाते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जातिवाचक संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के अन्य 2 भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की। मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों को एक ही साथ पढ़ने वाले, तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा की बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तीनों प्रकार की संज्ञाओं की जो परिभाषा है, ये तीनों प्रकार की संज्ञाओं की परिभाषा इस संज्ञा की परिभाषा में सम्मिलित है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ठीक है, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी इस व्यक्ति के पहले हमें विशेष जोड़ना है। क्या जोड़ना है, विशेष जोड़ना है। वस्तु से पहले भी विशेष जोड़ना है और स्थान से पहले भी क्या जोड़ना है, विशेष जोड़ना है। इस विशेष का अर्थ हमें एक ग्रहण करना है। क्या करना है, एक ही ग्रहण करना है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु एवं विशेष स्थान के नाम का बोध करवाते हैं। एक बार फिर से सुनना और ध्यान से सुनना कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या फिर विशेष स्थान के नाम का बोध करवाते हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे संज्ञा शब्द जो एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर एक स्थान के नाम का बोध करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति यानी एक व्यक्ति, विशेष वस्तु यानी एक वस्तु, विशेष स्थान यानी एक ही स्थान का बोध करवाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की, संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग
एवं संपूर्ण समूह के नाम का बोध करवाते हैं तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। यदि एक विषय वस्तु का हमें बोध हो रहा है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक स्थान का बोध हो रहा है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लेकिन एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु एवं एक से अधिक स्थान का एक साथ बोध होता है, हमें ज्ञान होता है उनके नाम का, तो वहां पर कौन सी संज्ञा मानी जाती है? जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग एवं संपूर्ण समूह के नाम का बोध करवाते हैं तो जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। और एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या फिर विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु एवं विशेष स्थान के नाम का कोई भी शब्द है और उनका हमें बोध करवा रहा है तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति यानी एक व्यक्ति, विशेष वस्तु यानी एक वस्तु और विशेष स्थान यानी एक स्थान के नाम का बोध करवाते हैं तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लेकिन ऐसे संज्ञा शब्द जो व्यक्ति और वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति यानी एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु एवं एक से अधिक स्थान के नाम का यदि बोध होता है तो हमें वहां पर कौन सी संज्ञा माननी है? जातिवाचक संज्ञा। और ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं उदाहरण की व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। हमें एक तरफ लिखना है जातिवाचक संज्ञा, एक तरफ लिखना है जातिवाचक संज्ञा और एक तरफ लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा और एक तरफ लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि जैसे सबसे पहले हम बात करें कि देश, देश शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देश शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कि देश शब्द ये विश्व के जितने भी देश है ये सारे देशों का क्या कर रहा है? एक साथ उल्लेख कर रहा है। यानी हमें यहाँ पर सारे देशों के समूह का बोध हो रहा है और जहां पर समूह का बोध होता है वहां पर कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो देश शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमें सीधा सा एक विशेष का पूछे कि भारत की बात करें कि भारत में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर एक देश यानी एक स्थान के नाम का बोध हो रहा है, एक ही देश का, एक विशेष देश के नाम का बोध हो रहा है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। यदि हमें केवल ही अमेरिका के बारे में पूछे या फिर जापान के बारे में पूछे, एक विशेष के बारे में पूछे या फिर एक स्थान के बारे में पूछे या फिर एक ही देश के नाम का उल्लेख हो रहा हो तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा हमें यह पूछे कि राज्य शब्द में कौन सी संज्ञा है या फिर जिला शब्द में कौन सी संज्ञा है, तहसील शब्द में कौन सी संज्ञा है और गांव शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो राज्य शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, जिला शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है, तहसील शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है और गांव शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि राज्य शब्द है ये सभी जो 29 राज्य है इन सब का बोध करवा रहा है। जिला शब्द है ये भारत के जो सारे 640 जिले उन सब का बोध करवा रहा है। तहसील भी सारे तहसीलों का बोध करवा रहा है और गांव संपूर्ण गांवों के समूह का जो गांव शब्द है ये भी संपूर्ण गांवों के समूह का बोध करवा रहा है। तो राज्य, जिला, तहसील और गांव शब्द में भी कौन सी संज्ञा मानी जाती है? जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लेकिन हमें केवल ही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर एक राज्य की बात हो रही है तो राजस्थान शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि हमें सीकर के बारे में पूछे कि सीकर शब्द में कौन सी संज्ञा है तो एक जिले की बात हो रही है तो यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। यदि हमें लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो भी यहाँ पर एक ही तहसील के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। और हमें किसी गांव के बारे में पूछ ले, यदि पलसाना गांव के बारे में तो पलसाना भी एक ही गांव का उल्लेख हो रहा है तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा मानी गई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का नाम है, हमें सीधा सा ये पूछ ले कि स्त्री शब्द में कौन सी संज्ञा है
तो स्त्री शब्द में जातिवाचक संज्ञा क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्त्री शब्द ये संपूर्ण स्त्रियों का बोध करवा रहा है। लेकिन किसी स्त्री या महिला के, स्त्री या जो महिला शब्द है, स्त्री और ये जो महिला शब्द है, ये यहाँ पर संपूर्ण स्त्रियों और संपूर्ण महिलाओं का ही बोध करवा रहा है। लेकिन किसी का नाम देकर पूछे, हमें ये पूछे कि रीता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति का उल्लेख हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर हमें पूछे कि गीता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति विशेष के नाम का ही उल्लेख हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। फिर हमें ये पूछे कि पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पुरुष शब्द में संपूर्ण पुरुषों की जो जाति है सबका एक साथ बोध हो रहा है तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लेकिन हमें ये पूछे कि सुमित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो एक विशेष का उल्लेख हो रहा है। या पूछे कि अमित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख हो रहा है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा हमें ये पूछ ले कि देवी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो देवी शब्द में भी सारी देवियों का एक ही साथ उल्लेख हो रहा है तो देवी शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमें सीधा पूछे कि उमा शब्द में कौन सी संज्ञा है, उमा, पार्वती, ठीक है, भवानी, इनकी बात करें तो एक विशेष देवी का बोध करवा रहा है तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा, विशेष का यानी एक का बोध होने पर यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी गई है। हमें यह भी पूछ सकता है कि देवता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भारत में जितने भी 33 करोड़ देवता सारे के सारे भारत में है, भारत को छोड़कर कोई भी देश देवता अन्य किसी भी देश में नहीं है। तो देवता 33 करोड़, जो ऐसा 33 कोटि यानी करोड़ जो देवता मानेंगे उन सारे देवताओं का एक साथ समूह बोध हो रहा है तो वहां पर भी कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन किसी एक देवता की बात करें, जैसे शिव की बात करें, ठीक है, विष्णु की बात करें, ब्रह्मा की बात करें, तो यहाँ पर एक विशेष, शिव की बात करें तो विशेष का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। विष्णु की बात करें यहाँ पर भी विशेष यानी एक देवता का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। या फिर ब्रह्मा की बात करें तो एक ही देवता के नाम का उल्लेख हो रहा है तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा हमें यह भी पूछ सकता है कि पहाड़ या पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है, पहाड़ या पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पहाड़ और पर्वत शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि सारे पर्वतों और सारे पहाड़ों का हमें एक साथ उल्लेख हो रहा है तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हमें ये पूछे कि हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो हिमालय पर्वत, यहाँ पर केवल एक पर्वत के नाम का उल्लेख हो रहा है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा हमें यह भी पूछे कि नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो नदी शब्द में जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये नदी शब्द सारी नदियों का एक साथ उल्लेख करवा रहा है। लेकिन हमें यह पूछे कि गंगा नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर एक विशेष नदी का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। या फिर हमें यह पूछे कि यमुना नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर भी एक ही नदी के यानी विशेष नदी के नाम का बोध हो रहा है तो यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही मानी जाती है। इसके अलावा हमें यह पूछे कि वार या फिर दिन शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो वार और दिन शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है कि जो वार होते हैं उन सारे वारों का एक साथ उल्लेख करवा रहा है। लेकिन हमें यह पूछे कि सोमवार शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो विशेष का उल्लेख हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या फिर हमें यह पूछे कि रविवार शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो रविवार शब्द में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर भी हमें एक ही का बोध हो रहा है। इसके अलावा हमें यह पूछे कि महीना शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, तो महीना शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ पर जो 12 महीने, ये महीना शब्द 12 महीनों का एक ही साथ उल्लेख करवा रहा है तो सारे महीनों के समूह का बोध करवा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लेकिन हमें सीधा पूछे कि जनवरी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर केवल विशेष का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। या फिर हमें ये पूछे कि फरवरी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर एक ही महीने का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या फिर हमें ये पूछे कि चैत्र शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर भी एक ही विशेष महीने का बोध हो रहा है तो यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, ठीक है।
इसके अलावा हमें ये पूछे कि दिशा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो दिशा शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिशाएं 10 होती है और ये दिशा शब्द भी सारी जो दिशाओं का एक साथ उल्लेख करवा रहा है। लेकिन हमें ये पूछे कि उत्तर दिशा शब्द में कौन से संज्ञा है या फिर पूर्व दिशा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो एन में व्यक्तिवाचक, यहाँ पर एक दिशा का यानी विशेष दिशा के नाम का उल्लेख हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी गई है। इसके अलावा पूछे कि पत्रिका शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पत्रिका शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये जो पत्रिका शब्द है ये सारी पत्रिकाओं का एक साथ ही उल्लेख करवा रहा है। लेकिन हमसे ये पूछे कि राजस्थान पत्रिका शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या फिर हमें ये पूछे कि दैनिक भास्कर शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो दैनिक भास्कर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राजस्थान पत्रिका विशेष का बोध हो रहा है, दैनिक भास्कर विशेष का बोध हो रहा है, यानी एक का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। हमें सीधा पूछ ले कि वस्तु शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो वस्तु शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, और वस्तुओं के जो नाम होते हैं उन वस्तुओं के नाम में भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा हमें ये पूछे कि महाद्वीप शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो महाद्वीप शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है कि सारे महाद्वीपों का एक ही साथ उल्लेख करवा रहा है। लेकिन हमें ये पूछे कि एशिया महाद्वीप शब्द में कौन सी संज्ञा है, एशिया महाद्वीप शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो एशिया महाद्वीप में एक विशेष महाद्वीप का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी गई है। इसके अलावा हमें ये पूछे कि महासागर शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो महासागर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सारे महासागरों का एक साथ उल्लेख करवा रहा है। लेकिन हमें ये पूछे कि प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में कौन सी संज्ञा है, या फिर हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है, हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर हमें विशेष महासागर यानी एक महासागर के नाम का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। हमें ये पूछे कि द्वीप शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो द्वीप शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा के सारे द्वीपों का एक ही साथ उल्लेख हो रहा है। लेकिन हमें ये पूछे कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर केवल एक द्वीप के नाम का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। एक बार फिर से बात करते हैं कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या फिर विशेष स्थान के नाम का बोध करवाते हैं तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग एवं संपूर्ण समूह के नाम का बोध होता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा, वहां पर हमेशा ही जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस संज्ञा के कुछ नियम है, उस नियमों के आधार पर भी जो पीछे की एग्जाम है उन एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इस संज्ञा के जो नियम है उन नियमों के बारे में बात करते हैं। संज्ञा के जो नियम है उन नियमों के बारे में बात करते हैं। नियम फर्स्ट, इस संज्ञा का जो पहला नियम है, ये पहला नियम कहता है कि कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, परंतु वाक्य में प्रयोग करने के बाद, परंतु वाक्य में प्रयोग करने के बाद जातिवाचक संज्ञा
वाक्य में प्रयोग करने के बाद जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जातिवाचक संज्ञा मान ली जाते हैं। कि संज्ञा के संबंध में पहला नियम है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं कि जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन उन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं और वाक्य में प्रयोग करने के तुरंत बाद उनमें कौन सी संज्ञा मान ली जाती है? जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। कि इधर लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और हम क्या करेंगे? इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे और वाक्य में प्रयोग करने के तुरंत बाद इनमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी, ठीक है। जैसे पहला जो एग्जांपल है इसकी बात करें, कश्मीर। कश्मीर शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर एक विशेष स्थान के नाम का बोध हो रहा है, एक विशेष राज्य के नाम का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर विशेष के नाम का बोध होने पर तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के बाद इसमें कौन सी संज्ञा मान ली जाती है? जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे उदयपुर तो, उदयपुर तो राजस्थान का, उदयपुर तो राजस्थान का कश्मीर है। उदयपुर तो राजस्थान का कश्मीर है। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद इसमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक स्थानों का, एक ही वाक्य में एक से अधिक स्थानों का एक साथ बोध हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा मानी गई है? जातिवाचक संज्ञा मानी गई। एक बार फिर से बात करते हैं कि कुछ संज्ञा शब्द होते हैं कि जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के बाद में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर उदयपुर को किसके समान माना गया? कश्मीर के समान माना गया। तो एक से अधिक स्थानों का एक साथ बोध हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा मानी गई है। इसके अलावा जैसे किसी शब्द की बात करें, नाम की बात करें, विभीषण। विभीषण शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो विभीषण एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध हो रहा है, तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करने के बाद में जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे जयचंद तो, जयचंद तो वर्तमान का विभीषण है। जयचंद तो वर्तमान का विभीषण। यहाँ पर जयचंद को क्या माना गया? विभीषण माना गया। यानी एक वाक्य में एक से अधिक व्यक्तियों का एक साथ उल्लेख हो रहा है, तो एक साथ उल्लेख होने पर कौन सी संज्ञा मानी गई है? जातिवाचक संज्ञा मानी गई है। इसके अलावा जैसे सीता शब्द, सीता शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी एक स्त्री का बोध हो रहा है। या फिर सावित्री शब्द है, इस सीता शब्द में और सावित्री शब्द में भी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी सीता एक विशेष नाम का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सावित्री एक विशेष नाम का बोध हो रहा है तो भी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के बाद में इनमें भी कौन सी संज्ञा मान ली जाएगी? जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे आज भारत में, आज भारत के प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर में सीता एवं सावित्री है। आज भारत के प्रत्येक घर में यानी हर एक घर में तो कितनी सीताएं होगी और बहुत सारी सावित्रियां हो गई। तो यहाँ पर भी वाक्य में प्रयोग करने के बाद में भी कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। तो संज्ञा का पहला नियम है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के बाद उनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा नियम, संज्ञा का दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें
जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है, परंतु वाक्य में प्रयोग करने के बाद उनमें, वाक्य में प्रयोग करने के बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते जिनमें जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वाक्य में प्रयोग करने के बाद उनमें कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। तो हम एक तरफ लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा और एक तरफ लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सरदार, सरदार शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये सरदार शब्द है, ये संपूर्ण सरदार होते हैं, उनके समूह का क्या करवा रहा है, उनकी जाति का क्या करवा रहा है? बोध करवा रहा है। तो सरदार शब्द में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के बाद इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे सरदार पटेल ने, सरदार पटेल ने राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर ये सरदार शब्द है, यहाँ पर ये एक सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी एक व्यक्ति विशेष के नाम का क्या करवा रहा है? हमें बोध करवा रहा है। तो कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन वाक्य में प्रयोग कर देने के बाद में उनमें कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे नेता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नेता शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर सारे देश के सारे नेताओं का एक ही साथ है उल्लेख हो रहा है। तो नेता शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इनका क्या करेंगे? वाक्य में प्रयोग करेंगे, और वाक्य में प्रयोग करने के तुरंत बाद इनमें कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे नेताजी ने आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज का गठन किया, आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो यहाँ पर जो नेताजी शब्द है ये केवल और केवल सुभाष चंद्र बोस से का ही बोध करवा रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो यहाँ पर नेताजी शब्द है ये किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसके अलावा एक और उदाहरण की बात, जैसे चाचा या फिर जो नेहरू शब्द है, चाचा और नेहरू शब्द में यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन चाचा नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चाचा नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर चाचा नेहरू शब्द है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो हमने यहाँ पर संज्ञा के दो नियमों का अध्ययन किया। पहला नियम था कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और वाक्य में प्रयोग करने के बाद जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। बल्कि दूसरा नियम ये कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जातिवाचक संज्ञा होती है और वाक्य में प्रयोग करने के बाद में उनमें कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा नियम, नियम थर्ड। ठीक है, तीसरा नियम है, ये तीसरा नियम कहता है कि जानवरों के नाम, किनके नाम? जानवरों के नाम। इन जानवरों के नाम में पशु एवं पक्षी दोनों शामिल है। जानवरों के नाम एवं उनकी नस्ल, जानवरों के नाम
एवं उनकी नस्ल। इसके अलावा पेड़ों यानी पेड़ पौधों, पेड़ पौधों एवं फलों के नाम, पेड़ पौधों एवं फलों के नाम। इसके अलावा दैनिक उपयोग की, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के नाम। इसके अलावा सामाजिक सामाजिक संबंधों के नाम, सामाजिक संबंधों के नाम। और इसके अलावा जो प्रशासनिक पद होते हैं, प्रशासनिक पदों के नाम। ठीक है, ध्यान से सुनना। जानवरों के, जानवर एवं उनकी नस्ल यानी जानवरों के नाम एवं उनकी नस्ल, पेड़ पौधों एवं फलों के नाम, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, सामाजिक संबंधों के नाम एवं प्रशासनिक पदों के नाम में एक शब्द याद रखना, हमेशा हमेशा जातिवाचक संज्ञा, हमेशा जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाती है। संज्ञा का तीसरा नियम है कि जानवरों के नाम जिसमें पशु और पक्षी दोनों को शामिल किया जाता है, उनकी नस्ल को भी शामिल किया जाता है, नस्ल साथ में जुड़ी हुई तो भी। पेड़ पौधों एवं फलों के नाम, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, सामाजिक संबंधों के नाम एवं प्रशासनिक पदों के नाम में हमेशा और 100% कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा ही होती है। लेकिन इन सभी के साथ, लेकिन इन सभी के साथ किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के, किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होता है। इन सब के साथ किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। एक बार फिर से सुनना और ध्यान से सुनना कि जानवरों के नाम जिसमें पशु और पक्षी और दोनों के नस्ल साथ में जुड़ी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड़ पौधों एवं फलों के नाम, दैनिक उपयोग की जितने भी वस्तुएं होती हैं सारी वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, सामाजिक संबंधों के नाम एवं प्रशासनिक पदों के नाम में हमेशा ही जातिवाचक संज्ञा होती है। परंतु किसी भी इनमें से किसी के भी साथ किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध हो रहा हो, व्यक्ति विशेष का नाम किसी भी पद के साथ में, किसी जानवर के साथ में, किसी प्राकृतिक की स्थिति के साथ में, सामाजिक संबंधों के साथ में जुड़ा हुआ हो तो वहां पर कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे जानवरों के नाम की बात करें तो उदाहरण में जैसे गाय शब्द, कौन सा शब्द? गाय शब्द। गाय शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? गाय शब्द में जातिवाचक संज्ञा है कि यहाँ पर सभी प्रकार की गायें, सारी गायों का एक साथ उल्लेख हो रहा है तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर गाय की नस्ल जोड़ दे और ऐसा लिख दे कि राठी गाय, तो राठी गाय नस्ल है। राठी गाय में भी जातिवाचक संज्ञा ही है क्योंकि राठी नस्ल की एक गाय तो हो ही नहीं सकती। राठी नस्ल की भी अनेक प्रकार की गायें होती है, अनेक गायें होती है, तो गाय एवं नस्ल साथ में जुड़ी हुई है। यानी राठी गाय शब्द में भी कौन सी संज्ञा है? केवल और केवल जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो जानवरों के नाम के साथ किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध करें तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे पर्सन हमें ये पूछे कि मोहन की गाय, किसकी गाय? मोहन की गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर एक गाय का उल्लेख हो रहा है। किसका हो रहा है?
एक ही गाय के नाम का उल्लेख हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मोहन की गाय शब्द में कौन सी संज्ञा मानी गई है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी गई है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे जानवर है, जैसे बकरी शब्द है तो बकरी शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है। भेड़ शब्द है तो भेड़ शब्द में भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पक्षियों के नाम की बात करें तो चिड़िया, चिड़िया शब्द है, चिड़िया शब्द में सारी चिड़ियों का एक साथ बोध हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा जैसे बतख, बतख शब्द में भी कौन सी संज्ञा है, बतख, सारे बतखों का एक साथ उल्लेख हो रहा है। इसके अलावा जो मोर शब्द है, इस मोर शब्द में भी कौन सी संज्ञा है, यानी पशु और पक्षियों के नाम एवं उनकी नस्ल साथ में जुड़ी होती है तो हमेशा याद रखना है जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन इनके साथ में किसी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख कर दिया जाता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा मानी जाती है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे पेड़ पौधों के नाम और फलों के नाम, पेड़ पौधों के नाम और फलों के नाम में भी हमेशा कौन सी संज्ञा होती है, हमेशा ही जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे किसी वृक्ष की बात करें कि बबूल, बबूल का वृक्ष है तो ये वृक्ष शब्द में यानी पेड़ पौधा हो गया। वृक्ष बबूल शब्द में भी कौन सी संज्ञा है, यहाँ पर सारे बबूल के वृक्षों का एक साथ उल्लेख हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे नीम शब्द है, खेजड़ी शब्द है तो इन सब में भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे फलों के नाम, आम शब्द है, आम में भी कौन सी संज्ञा, सारे आम के फल होते हैं एक साथ उल्लेख हो रहा है, आम शब्द है। इसके अलावा जैसे सेब शब्द है या फिर जो केला है, इन सारे शब्दों में यानी जो पेड़ पौधे और जो फलों के नाम होते हैं इन सब में भी हमेशा कौन सी संज्ञा होती है, इनमें भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे दैनिक उपयोग की ऐसी जो वस्तुएं होती है जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं तो इन वस्तुओं में भी हमेशा कौन सी संज्ञा मानी जाती है, जातिवाचक। जैसे पेन की बात करें, पेन दैनिक उपयोग की वस्तु है, पुस्तक पेन है, पुस्तक है, कॉफी है, किताब है। जैसे घरेलू वस्तु की बात करें तो चम्मच है, ठीक है, चम्मच है, केतली है, पानी की बोतल है। तो इन शब्द में भी यानी दैनिक जीवन में काम आने वाले जितने भी वस्तुएं, जैसे कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, ये दैनिक उपयोग में काम आने वाले सारी वस्तुएं। तो हमें इतना याद रखना है कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम में हमेशा हमेशा कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा ही होती है। प्राकृतिक आपदाओं के नाम, जैसे आंधी शब्द है, आंधी के अलावा तूफान शब्द है, इसके अलावा चक्रवात शब्द है। ठीक है, इन शब्दों में ये प्राकृतिक आपदाएं होती है तो इन सारे शब्दों में भी कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा ही होती है। जैसे सामाजिक संबंधों की बात करें तो जैसे भाई शब्द है, भाई, बहन, चाचा, ताऊ, मामा, ये सारे सामाजिक संबंध है और सारे सामाजिक संबंधों के नाम होते हैं। उन सारे नाम में हमेशा कौन सी संज्ञा होती है, हमेशा ही जातिवाचक संज्ञा ही होती है। इसके अलावा जैसे प्रशासनिक पदों के नाम है, प्रशासनिक पदों में जैसे हम बात करें मंत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो सारे मंत्रियों का एक साथ उल्लेख हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा ये पूछे कि प्रधानमंत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो प्रधानमंत्री शब्द में भी जातिवाचक संज्ञा है, सारे देशों के प्रधानमंत्रियों के नाम का उल्लेख हो रहा है। इसके अलावा ये पूछे कि मुख्यमंत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो मुख्यमंत्री शब्द में भी कौन सी संज्ञा है, इसमें भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये पूछ ले कि मंत्री राजनाथ सिंह, मंत्री राजनाथ सिंह शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख हो रहा है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की जितने भी नाम है इनके साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कर दिया जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे प्रधानमंत्री शब्द में जातिवाचक संज्ञा, लेकिन ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शब्द में एक प्रधानमंत्री के नाम का उल्लेख हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मुख्यमंत्री 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 अशोक गहलोत,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे। एक बार फिर से बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में कि जानवरों के नाम जिसमें पशु और पक्षी दोनों को, जितने भी पशु है और जितने भी पक्षी, सीधा याद रखना है, एवं उनकी नस्ल साथ में जुड़ी हुई होती है। पेड़ पौधों एवं फलों के नाम, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के नाम की ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, पेन, पुस्तक, कॉपी, किताब, टेबल जो भी है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के नाम है जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात है। सामाजिक संबंधों के नाम है भाई बहन, चाचा, ताऊ, मामा। और प्रशासनिक पदों के नाम है जैसे मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। जितने भी प्रशासनिक पद होते हैं इन सब में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन एक नियम की याद रखना है कि इनके साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कर दिया जाता है तो वहां पर हमेशा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथा नियम। ठीक है। चौथा नियम, चौथा नियम है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होती है। हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होती है। हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होती है, परंतु इन्हें बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। ठीक है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जो भाववाचक संज्ञा वो हमेशा किस में प्रयुक्त होती है? ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। लेकिन एक वचन की जो संज्ञाएं होती है इनको किस में प्रयुक्त कर दिया जाए? इनको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है। तो बहुवचन में प्रयुक्त करने के बाद में कौन सी संज्ञा मान ली जाती है? जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। कि व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है और इन्हें बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा? वहां पर जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे रावण शब्द है, रावण एक व्यक्ति विशेष के एक वचन है, एक व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसको बहुवचन में प्रयुक्त कर देते हैं। किस में प्रयुक्त कर देते हैं? बहुवचन में। यहाँ पर रावण शब्द में यहाँ पर रावणों, आज देश के प्रत्येक घर में रावणों की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर इतने सारे लोगों के नाम का उल्लेख हो रहा है, यानी बहुवचन में प्रयुक्त करते यहाँ पर व्यक्तियों के समूह के नाम का बोध होने लग गया। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा? यहाँ पर बहुवचन में प्रयुक्त करते जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। इसके अलावा जैसे विभीषण शब्द में कौन सी संज्ञा? एक शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन विभीषण बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया और बहुवचन में प्रयुक्त करते यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा मानी गई है। इसके अलावा जैसे दूर शब्द है, दूर शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, मन में जिनका अनुभव किया जा सकता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दूर शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। यदि दूरियां शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं तो दूरियां, यहां पर एक वचन से इसको बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया तो दूरियां शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा मानी गई। जैसे नजदीक शब्द में कौन सी संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा। लेकिन नजदीकियां शब्द में कौन सी संज्ञा है? मात्रा की गलती होगी, सॉरी।
नजदीकियां, नजदीकियां शब्द में अब कौन सी संज्ञा होगी? अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, परंतु इन्हें बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा मान ली जाती है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। ठीक है, अब हम लास्ट यानी पांचवा नियम, पांचवा नियम है कि किसी भी विशेषण शब्द को, किसी भी विशेषण शब्द को ओकारांत बहुवचन में, किसी भी विशेषण शब्द को ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है, प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। किसी भी विशेषण शब्द को ओकारांत बहुवचन में, किसमें? ओकारांत। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं कि ये मेरा जो कोचिंग में पढ़ाया हुआ अनुभव है, वो कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जैसे पटवार के और एसआई के एग्जाम के, ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं जिनको ओकारांत क्या होता है इसके बारे में पता नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं ये भी जानकारी दे दूं कि जो स्वर वर्ण होते हैं 11, उन्हें स्वर वर्णों में जो ए होता है, इस ए को एकारांत कहते हैं, और जो आ होता है इसको आकारांत कहते हैं, ए को इकारांत कहते हैं। इसी के साथ जो ओ होता है उस ओ को क्या कहते हैं? ओकारांत। यानी जो ओ की मात्रा होती है उसको ओकारांत कहते हैं। किसी भी विशेषण शब्द को, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसी भी विशेषण शब्द को ओकारांत यानी ओ की मात्रा लगा के बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वहां पर कौन सी संज्ञा मान ली जाती है? वहां पर वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाता है। जैसे अमीर शब्द है, अमीर शब्द है या फिर गरीब शब्द है। अमीर और गरीब विशेषता बता रहे व्यक्ति की, एक अमीर व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है। अब ये विशेषण शब्द है, इसको ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है। जैसे अमीर का अमीरू कर दिया जाता है, यहाँ पर सारे अमीर व्यक्ति है उनका बोध हो रहा है, और यहाँ पर गरीब से गरीबों कर दिया जाता है, तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? सारे जो गरीब व्यक्ति हैं उनके समूह का बोध हो रहा है। तो किसी भी विशेषण शब्द को ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। इन दो शब्दों में भाववाचक संज्ञा भी इनके तरीके को बदल दे, यानी इसमें ई प्रत्यय लगा दे। जैसे अमीरी और गरीबी शब्द कर दे, अमीरी और गरीबी शब्द, तो अमीरी और गरीबी शब्द ये क्या करवा रहे? ये इसकी जो अवस्था होती है उसका बोध करवा रहे। तो इनमें कौन सी संज्ञा मान ली जाती है? इनमें भाववाचक संज्ञा भी मान ली जाती है। ठीक है, जैसे छोटा शब्द, ये छोटा शब्द भी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। इसके अलावा जैसे बड़ा शब्द है, ये बड़ा शब्द भी विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटों का उल्लेख करते, तो सारे छोटे व्यक्ति हैं उनका उल्लेख हो रहा है, और बड़ों की बात करें तो अपने से जितने भी बड़े व्यक्ति होते हैं उन सबका उल्लेख हो रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा मानी गई है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा मानी गई है। इन सब उदाहरणों में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भी विशेषण शब्द को ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। तो ये संज्ञा के 5 नियम थे। अब इस 5 नियम को याद करने के बाद में मेरा ये मानना है कि संज्ञा से संबंध यदि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। आपको केवल परिभाषा और परिभाषाओं के साथ में केवल नियम याद रखने। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा की और समुदाय और द्रव्यवाचक संज्ञा की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बिल्कुल अलग है। तो आप पूरी तरह से ट्रिक के साथ में नियम को याद करें।
आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। और अभी तक आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे, इसके लिए आप बेल आइकन बटन को दबाना भी नहीं भूलें। साथ ही हर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस किसी भी प्रकार की कोई कमी वगैरह रह जाती है पढ़ाते समय तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उस कमी से हमें अवगत जरूर कराएं। धन्यवाद दोस्तों।